जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोग जिस घर में रह रहे होंगे उसमें आपके दादाजी की यादें जुड़ी होंगी। आप याद करते होंगे कि जब आप छोटे थे तो घर के एक विशेष कुर्सी पर या किसी विशेष कोने में या किसी कमरे में दादाजी आप बैठा करते थे और आपको खिलाया करते थे। पर समय के साथ उन यादों को सहेजने के लिए आपने अपने घर की मरम्मत कराई होगी, उसका नवीनीकरण कराया होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां इन यादों को ध्यान रख सके, इन यादों को भूले ना। अब अगर घर में आप स्वाभाविक रूप से ये नवीनीकरण करते हैं, स्वाभाविक रूप से आप अपने घर की मरम्मत कराते हैं, तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जिसकी मेंबर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके अंदर एलओपी लोकसभा भी मौजूद रहते हैं, अगर वो ट्रस्ट बहुमत से जलियांवाला बाग में अंग्रेज शासन की क्रूरता और उसके नरसंहार की याद ताजा रखने के लिए और साथ में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हौसले और उनके साहस की यादों को जीवित रखने के लिए अगर उस पूरे परिसर का नवीनीकरण कराता है, तो इससे भैया कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और कुछ डिस्टॉर्टेड हिस्टोरियंस को दिक्कत कैसे है? मैं इन हिस्टोरियंस से पूछना चाहता हूं जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं कि भाई आपको इसमें दिक्कत कैसे हो गई? अगर नवीनीकरण नहीं होगा तो कैसे आने वाली पीढ़ियां ध्यान रखेंगी? शहीद की प्रतिमा को नहीं हटाया गया, गोलियों के निशानों को सुरक्षित रखा गया, कुएं को सुरक्षित रखा गया। एक भी ऐसी चीज नहीं, एक भी इतिहास का ऐसी धरोहर नहीं जिसको जलियांवाला बाग मेमोरियल और जलियांवाला बाग के ट्रस्ट से के पूरे परिसर से हटाया गया हो। तो सवाल ये उठता है और ये आपको भी सोचना चाहिए कि भाई नवीनीकरण इतिहास की बर्बादी कैसे हो सकता है? अगर हम नवीनीकरण नहीं कराएंगे तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे? अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ियां अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों के क्रूरता के बारे में कैसे जानेगी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, साहस और शौर्य के बारे में कैसे जानेगी? इसीलिए आज मेरे कटघरे में दोस्तों मौजूद है इतिहास पे राजनीति करने वाले और झूठ यहां पे बोलने वाले राहुल गांधी जी। आज आप पहली बार मेरे साथ में जनता के कटघरे में मौजूद है और मेरा आरोप है राहुल गांधी जी, ये मेरा नहीं जनता का आरोप है कि कांग्रेस और प्रो कांग्रेस हिस्टोरियंस जलियांवाला बाग के रेनोवेशन पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। मेरी दलील जो जनता की दलील है, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ऐतिहासिक साक्ष्यों की बहाली नहीं है, बदहाली। बहाली नहीं है, बदहाली। पर यह मैं 8:30 पर इस मुकदमे को करूंगा। पर आज जो सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आज हिंदुस्तान में स्कूल्स वापस से खुल गए हैं, अलग अलग राज्यों में वापस से स्कूल्स खुल गए, कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ स्कूल खुल गए। मेरा आज का मुकदमा यही है और मैं इस पक्ष में हूं कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूलों को खोलना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्यों है? मेरे साथ में इस पूरे के पूरे मुकदमे में बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ में सबसे पहले मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं अपने पैनल को 5 मिनट में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, पर मेरे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं पद्मश्री प्रोफेसर संजीव बागाई जी, जो चेयरमैन है नेफ्रॉन क्लिनिक के, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं।
मेरे साथ जुड़ने के लिए बघाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। देश के नंबर 1 शो पे जो 8 बजे सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है उस पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बघाई जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली में स्कूल खुले, तेलंगाना में स्कूल खुले, कोविड प्रोटोकॉल में स्कूल खुले, डॉक्टर नरेश त्रेहान कह रहे हैं कि इतनी इसमें जल्दी क्या है, कई इसमें इसके पक्ष में है। आप कैसे देखते हैं स्कूल्स को खुलने का, क्योंकि एक सर्वे जो हुआ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में अधिकतर कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ स्कूल खोलने के पक्ष में थे। बघाई जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसमें 3 महत्वपूर्ण कारण हैं कि मैं कहता हूं कि अभी फिलहाल अगले 2 महीने 3 महीने के लिए नवंबर दिसंबर के पहले स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए, और जब खुलने चाहिए नवंबर दिसंबर के बाद फेज्ड मैनर में, हाइब्रिड मॉडल में एंड स्टैगर टाइमिंग के साथ खुलना चाहिए। जो मेन कारण है, और ये वर्ल्ड वाइड डेटा पब्लिकेशंस के साथ है, कि जो बच्चे हैं बाय एंड लार्ज इंडिया में 100% अनवैक्सीनेटेड है। ये सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप है। जब भी स्कूल्स खुले हैं यूएस में, फ्लोरिडा में, लुइसियाना में, टेक्सास में, यूके में, इजराइल में, जब भी स्कूल्स खुले हैं 400 से लेके 800% इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पीडियाट्रिक है। जो लैंडसेट है सबसे मशहूर जर्नल, 7,780 बच्चों का जो कोविड पॉजिटिव है उनका सर्वे किया गया है, और उनमें 5.6% हॉस्पिटलाइजेशन पाया गया है। जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो 92 to 98% अनवैक्सीनेटेड है। तो एक है ये वनरेबल पॉपुलेशन। दूसरा है कारण, जो मेन कारण है, जो पिछले साल देखा जा रहा था जो स्ट्रेन है, और इस साल जो स्ट्रेन देखा जा रहा है डेल्टा स्ट्रेन कंप्लीटली अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें 38 म्यूटेशंस हैं, और जो ये बच्चों की जो इम्यूनिटी, स्पेसिफिकली बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको डिसेबल कर देती है, मतलब नॉन फंक्शनल कर देती है, और बच्चे ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इस इन्फेक्शन को। और तीसरा मेजर कारण है, जो स्कूल्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े मेजर प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को शायद हैंडल कर सके, पर ज्यादातर जो छोटे स्कूल्स हैं या इकोनॉमी स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकेंगे। और क्या हैंडल नहीं कर सकेंगे? जो वो वर्ड है वेंटिलेशन। जो SARS-CoV-2 वायरस है, स्पेशली ये जो डेल्टा स्ट्रेन है, ये 60 फीट से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, 9 और 12 घंटे के बीच में एयर में सस्पेंड रह सकता है, और मास्क होने के बावजूद भी या सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी ये जो बच्चे हैं ये प्री डिस्पोज हो सकते हैं बहुत बुरी तरह। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30% ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 30% बच्चे 6 महीने और 12 महीने के बाद भी, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होने के बाद भी, ये बच्चों को लॉन्ग कोविड सिम्टम्स हो सकते हैं। उनका हार्ट, लंग, ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। डॉक्टर बघाई, बहुत अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े। आईसीएमआर जो है वो इस पे कह रहा है कि फेज मैनर में खुलने चाहिए। डॉक्टर बघाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप और जुड़ते रहेंगे, आपकी कंसर्न्स को मैं अपने पैनल के सामने रखूंगा। मेरे साथ जुड़ रही है निगत अब्बास, बीजेपी स्पोक्सपर्सन। मेरे साथ जुड़ रही है डॉक्टर प्रीति ओझा, प्रिंसिपल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। मेरे साथ जुड़ रहे कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के एमएलए। मेरे साथ जुड़ रही है अनुबा सहाय जी, प्रेसिडेंट इंडिया व्हाइट पेरेंट्स एसोसिएशन। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आईएमए। तो मैं सबसे पहले आना चाहता हूं निगत जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। निगत जी आपके पास आ रहा हूं, पर सबसे पहले कुलदीप कुमार जी मुझे एक चीज बताइए, आपने सुना डॉक्टर बघाई ने क्या कहा? कुलदीप जी, आपसे आशा वर्कर्स की पेमेंट नहीं हो रही पूरी। एक रिपोर्ट है जो बताती है कि जिन आशा वर्कर्स ने डोर टू डोर थर्मल चेक्स किए थे दिल्ली में, उनको अभी तक पेमेंट्स नहीं मिल पाई है। आप आशा वर्कर्स की पेमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, आप कैसे दिल्ली के अंदर कोविड में आपने स्कूल्स खोल दिया, कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? 30 सेकेंड। प्रदीप जी, पहली बात तो मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मामला होगा जरूर संज्ञान में लाया जाएगा। दूसरी बात, स्कूल एक अलग विषय है, और स्कूल जो खोले गए हैं दिल्ली के अंदर
पिछले 1.5 साल से दिल्ली के अंदर स्कूल बंद थे और देश के सभी राज्यों में स्कूल बंद थे। लेकिन जब पेरेंट्स का सर्वे कराया गया उसमें 75% पेरेंट्स ने कहा कि स्कूल खुलने चाहिए और हमने स्कूलों को खोला है, दिल्ली के स्कूलों को, और सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोले गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे आने वाले समय में। और स्कूलों को तो मैं खोलना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों का गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई का गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। 1.5 साल का समय बहुत बड़ा गैप समय होता है। जब 2 महीने की छुट्टी के बाद बच्चा स्कूल लौटता है तभी वो पढ़ाई से तो दूर हो जाता है। सोचिए 1.5 साल तक बच्चे कैसे घर पे रहे होंगे बिना पढ़ाई किए। तो आज मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स बड़े परेशान हो गए थे, बच्चे बड़े परेशान हो गए थे। स्कूल खोलना बहुत जरूरी था और हमें स्कूल खोलना बहुत जरूरी था। कुलदीप जी कह रहे हैं आपको 30 सेकंड अपनी दलील। निगत जी मैं इनको बताऊंगा, कुलदीप जी आपको व्हाट्सएप कर देगी मेरी टीम। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है आशा वर्कर्स के डिलेड पेमेंट पे। पर मैं मूलतः इस बात के समर्थन में हूं निगत जी की स्कूल खुलने चाहिए। भाई गुजरात ने खोले 15 जुलाई को, हरियाणा ने खोला 16 जून को, आंध्र प्रदेश ने खोला 16 अगस्त को। मेरी बात सुनिए ना, आपको मैंने जी एमसीडी वर्कर की सैलरी मिली यहाँ तो अभी आपके डोमेन की चीज बता रहा हूं, आपको बोलने का मौका दिया, आपने दलील रखी, रिलैक्स करिए। मेरे को बताइए निगत जी, गुजरात ने 15 जुलाई को खोला, हरियाणा ने 16 जून को खोला, आंध्र प्रदेश ने 16 अगस्त को खोला, उत्तर प्रदेश ने 16 अगस्त को खोला। तो फिर दिक्कत क्या है जब दिल्ली खोले? तो आपको दिक्कत क्या हो रही जब दिल्ली खोले? तो निगत जी ये तो आईसीएमआर भी कह रहा है कि खुलने चाहिए। बोलिए 30 सेकंड निगत जी, बोलिए अपनी दलील रखिए। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी उसी पक्ष में हूं कि स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए। कोविड की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए स्कूल्स को खोला जाना चाहिए और हर राज्य में खुल भी रहे हैं। दिक्कत सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें से दिल्ली टॉप लिस्ट में आता है, जहां पर लोगों ने सेकेंड वेव को देखने के बाद ना अपनी सरकार यानी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की सरकार से भरोसा ही खो दिया है। और वो इसलिए क्योंकि इस प्रकार मिस हैंडल की गई है सिचुएशन। कभी वहां पर हाहाकार मच रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, कभी मेडिकेशन नहीं थे, कभी हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, हाहाकार मच गया, लोग अपनी जान गंवाते गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और इनकी सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आज इस विश्वास को जब दिल्ली की जनता खो चुकी है, तो मुझे बताइए किस भरोसे पर अपने बच्चों को, नन्हे बच्चों को स्कूल्स में भेज दे, क्योंकि ये तो वैक्सीनेशन ड्राइव तक सही से नहीं चला पा रहे हैं। और इन्हीं के सलाहकार, इन्हीं के डॉक्टर्स, इन्हीं की टीम इनको एडवाइस कर रही है कि आप अभी इस लायक नहीं कि आप अभी स्कूल्स खोले क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत रही है कि कोई भी गलती होती है तो दिल्ली सरकार सिर्फ मैं कहूंगी पलक बिना झपकाए सिर्फ और सिर्फ। कुलदीप जी जवाब दें हो जाए। कुलदीप जी बोलिए, अपनी बोलिए, मुझे 10 सेकंड हो जाए बहन। कुलदीप जी, तो मुझे लगता है पहली बात निखिल जी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी फैसले स्कूल खोलने के होते हैं उसकी एक कमेटी थी, कमेटी ने वो फैसला दिया, कमेटी ने उसके ऊपर पूरा एग्जामिन किया, उसके बाद फैसला दिया। वो डीडीएमए की मीटिंग में गया, डीडीएमए की मीटिंग को एलजी चेयर करते हैं, उसके अंदर प्रस्ताव रखा और एलजी साहब को भी लगा, मुख्यमंत्री साहब को भी लगा कि स्कूल खोलने चाहिए, इसलिए स्कूल खोले गए। ये गद्दी राजनीति करने के लिए चैनल के ऊपर आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों के स्कूल से भविष्य से राजनीति ना करें, ये बच्चों के भविष्य का मामला है, उनके एजुकेशन का मामला है, शिक्षा का मामला है। अगर आप मेरी बात समझिए, आप दिल्ली के 75% जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इसमें सहमति दर्ज किया, आप उनके विरोध में बात कर रहे हैं। ये सोच लीजिए बोलने से पहले, पुरानी सरकार ये पहले सोच लीजिए हैं और आप मिजरेबली फेल हो गए कोविड की फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी। लोगों ने आपकी वजह से जान गंवाई। कोविड में दिल्ली सरकार ने कहा कोविड के अंदर ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई, केंद्र सरकार ने बोला नहीं मौत हुई, केंद्र सरकार ने आंकड़े लेने से मना कर दिए, दिल्ली सरकार ने आंकड़े दिए, उन्होंने लेने से मना कर दिए। निखिल जी आपको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार ने, झूठी सरकार ने, जो आपकी सरकार है मोदी जी की, उसने कहा कि पूरे देश के अंदर कोई मौत कोविड ऑक्सीजन से नहीं हुई। आप कह रहे मौत हुई ऑक्सीजन की वजह से? बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री जी को बताइए ना सच क्या है। कुलदीप जी और निगत जी बात दरअसल ये है, निगत जी को ट्रस्ट नहीं हो रहा, निगत जी को कुलदीप जी की सरकार पे ट्रस्ट नहीं है, निगत जी को कुलदीप जी की सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। कुलदीप जी कह रहे उन्होंने सब कुछ किया, पर मैं दोनों पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ निगत जी और कुलदीप जी, आपको दलील रखने के लिए मैंने काफी समय दिया। मैं दोनों पेरेंट्स के पास आना चाहता हूँ, आप आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैं दोनों पेरेंट्स के पास आना चाहता हूं। अनुभा जी, आप प्रेसिडेंट इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की, और डॉक्टर प्रीति ओझा जी, आप प्रिंसिपल है दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की। जब मैं पढ़ना चाहता हूं आईसीएमआर ने क्या लिखा है, आईसीएमआर ने कहा है छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेंगे, उनके लंग्स में वो रिस्पेक्ट कम होते हैं, वो रेसिप्रेक्ट कम होते हैं जहां वायरस जाता है। सेरो सर्वे में देखा गया है कि 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी एंटीबॉडी देखी जाती है जितनी बड़ों में है। तो हमें स्कूल्स को खोलना चाहिए, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ये कह रहा है आईसीएमआर। तो आप दोनों मुझे बताइए
कि डॉक्टर प्रीति, देखिए बच्चे की मानसिक हालत को भी समझिए। ऑनलाइन 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 नहीं चल सकता। बच्चा खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, डबल मास्क पहन के करे। आप सभी टीचर्स को वैक्सीनेट करिए, सभी स्टाफ को वैक्सीनेट करिए और फेज मैनर में शुरू करिए। दिक्कत क्या है डॉक्टर प्रीति? मैं सबसे पहले सबको ये करेक्ट करना चाहूंगी एज एन एजुकेशनिस्ट, स्कूल 1.5 साल से चल रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बहुत ज्यादा जद्दोजहद के साथ टीचर्स के मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मनोबल तैयार है कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। क्लासेस समय पे शुरू होती हैं, बंद होती हैं, असेसमेंट हो गया, 10th-12th का रिजल्ट आ गया, मॉडरेशन रिजल्ट भी आ गया। मेरा केवल ये मानना है कि क्यों स्कूल्स खोले जा रहे हैं, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, एक लॉस्ट चाइल्ड को बचाने के लिए स्कूल को खोला जा रहा है। स्कूल के खोलने का मतलब ये नहीं है, अगर आप लोग सर्कुलर्स को पढ़ें और समझे, कि सारे बच्चों को एक साथ बुला लिया जा रहा है। कैपेसिटी देखी जा रही है, कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेंट मांगा जा रहा है पेरेंट्स। कंसेंट मांगा जा रहा है। अनुपा जी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कंसेंट मांगा जा रहा है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगी तो जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा, जो मंडे को बैच है वो ट्यूसडे को नहीं जाएगा, वेडनेसडे को आएगा। तो दिक्कत क्या है? और इसमें सरकारें ये भी कह रही हैं कि अगर किसी भी स्कूल के अंदर दिक्कत आएगी तो विदिन 30 मिनट स्कूल को बंद कर देंगे। तो मैं आपके पास अनुपा जी आने वाला हूं, इसका जवाब देंगी। तो निगत जी और कुलदीप जी, मुझे तो समस्या क्या है दिल्ली में? समस्या यह है कि आप दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कल को स्थिति खराब होती है तो ये कहेंगे कि दिल्ली सरकार की वजह से हुआ, दिल्ली सरकार कहेगी कि केंद्र नहीं कराया। तो इस दिल्ली के अंदर आपकी लड़ाई के बीच में अगर स्थिति हाथ से बाहर गई तो सफर तो बच्चे करेंगे। आज की स्थिति जो है कुलदीप जी, आज की स्थिति अच्छी है कि पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 1% से कम है, जो अच्छा है। पर कल को स्थिति गई तो आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे ना। दिक्कत ये है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है दिल्ली की जनता के लिए। देखिए प्रदीप जी, देखिए मेरी बात सुनिए, स्कूलों को बंद करने का फैसला तो आधे घंटे में सरकार ले सकती है, 10 मिनट में सरकार ले सकती है स्कूलों को बंद करने का। स्कूलों को खोलने का फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है। स्कूलों को कैसे मैनेज किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाएगा। और अभी सरकार ने धीरे धीरे बच्चों को बुलाना शुरू किया है। पहले 6ठी से 7वीं 8वीं के बच्चों को बुलाना शुरू किया, उसके छोटी छोटी क्लासों के बच्चों को बुलाना शुरू किया जाएगा। अभी सरकार देख रही है 3 दिन बुला रही है, 3 दिन के बाद, और कोई बर्डन नहीं है कि उनको भेजना है। आप अगर स्थिति बाहर होगी तो लड़ेंगे तो नहीं बच्चे को, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। कुलदीप जी, अगर स्थिति हाथ से खराब हुई तो लड़ेंगे तो नहीं, लड़ेंगे तो नहीं आप कि आप कहेंगे सेंटर की वजह से। लड़ने का काम जिनके पास है उनके पास है, लड़ने का काम जिनके पास है। दिल्ली सरकार के पास तो केवल जनता के लिए काम करने का काम है, और हम चाहते हैं। निगत जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली, ये मेरे को पक्का गारंटी आप लोग लड़ेंगे। निगत जी, पर मैं आपसे पूछ रहा था कुलदीप जी, निगत जी मुझे बताइए, सुनिए निगत जी सवाल सुनिए, निगत जी मेरा सवाल सुनिए, निगत जी मेरा सवाल तो सुनिए ना, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। दिल्ली का सवाल सुनिए। भाई मध्य प्रदेश खोल रहा है निगत जी, उत्तर प्रदेश खोल रहा है, आप लोग सिर्फ दिल्ली के संबंध में, भाई ये पार्टी 60 से ज्यादा सीट लेके आई है, आप कैसे कह सकते हैं कि जनता का विश्वास इनके साथ में नहीं है? इनको खोलने दीजिए, इनको अभी पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। आप जो है बच्चों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जो है कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार विफल हो गई है। क्या कहेंगे? नहीं प्रदीप जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बाकी राज्यों के लिए भी कहती। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही इस बात को कहा कि बाकी राज्य भी स्कूल्स खोल रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल देखिए। आपने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का नाम लिया, यहां पर आप देखिए किस प्रकार वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। उत्तर प्रदेश में अकेले 8 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। दिल्ली में जो हाल है, मेरा बस कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में वैसे भी 2 करोड़ की जनता है, जो एरिया है वो वैसे ही छोटा है, जितना एरिया है उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा है, कंजस्टेड एरिया है। किस प्रकार ये सेफ्टी प्रोटोकॉल ये फॉलो कर पाएंगे जिस सरकार ने मॉल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जवाब दे दीजिए कुलदीप जी, जो प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं कर। आपको पता है कि दिल्ली में कितने लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है? आपको जानकारी है इस बात की? सिर्फ सरकार की बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है? आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है इस बारे में। आप जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, कोविड मैनेजमेंट की, उस उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को प्रबंधक मुहैया नहीं हुआ। आपके पास
क्या गंगा में लाशों को फेंक दिया गया उस उत्तर प्रदेश के अंदर। आपकी जो विफल सरकार उत्तर प्रदेश चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, वो विफल सरकार देश की नंबर 1 प्रोटोकॉल यहाँ पर रखेंगे कि वो नंबर 1 है कोविड मौतों के अंदर, वो नंबर 1 है कोविड घोटालों के कोई अंदर। भी राज्य में अगर कोविड से मौत होती है उसमें राजनीति ना हो। मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ, कुलदीप जी आपसे भी, आप यही करने वाले हैं। निकट जी, प्रदीप जी इनको मेरी बात बताइए, कुलदीप जी दिल्ली समझ के लिया। मुझे बच्चों डॉक्टर के अनुपा के पास आने एजुकेशन में दीजिए। करें। अनुपा उसके साय ऊपर जी, माफी चाहता हूँ, अनुपा साय जी प्रेसिडेंट इंडिया वाइड पेरेंट्स दिल्ली के लोगों ने एसोसिएशन, ना बताइए बुला के छोड़ कि दिया आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में किसके पक्ष में, आपके क्या कंसर्न्स हैं? जब डॉक्टर गुलेरिया ऑलरेडी कह चुके हैं कि 5% से जहां पॉजिटिविटी रेट कम है वहां खोल दीजिए, आपकी क्या कंसर्न्स है? बताइए, आप प्रेसिडेंट इंडिया वाइड पेरेंट्स, आपकी क्या कंसर्न्स है? जी, पहले तो बहुत धन्यवाद ये जो आपने शो रखा, उस शो को करने के लिए। और इसमें सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि दिल्ली को आप किसी स्टेट से कंपेयर ना करें। दिल्ली को आप बॉम्बे से कंपेयर कर सकते हैं, दिल्ली को आप बॉम्बे या ना पूना या फिर बेंगलोर, कर्नाटका का जो भी एक सिटी है, आप दिल्ली को एक स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, आप दिल्ली को जो है, दिल्ली की गवर्नमेंट उसको एक सिटी से कंपेयर करें, लाइक मुंबई। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको मॉल्स में एंटर करना है तो कोविड प्रोटोकॉल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, आपको आरटीपीसीआर करना मैंडेटरी है या 2 कुलदीप जी वैक्सीन जवाब दे, होनी आप जरूरी है, स्ट्रिक्ट रूल्स अदरवाइज नहीं आप फॉलो कर पा मॉल रहे। में एंटर कुलदीप नहीं जी कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट सिमिलर नहीं है रूल आपके स्कूल्स के लिए क्यों नहीं है? इसी सिमिलर रूल स्कूल्स के लिए भी होने चाहिए। बच्चों को हम रिस्क में क्यों रख रहे हैं? कुलदीप जी जवाब दें। विदाउट आरटीपीसीआर ये बच्चे कैसे एंटर कर रहे हैं? अगर कल को कुछ देखिए, होता है तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है? बोलिए अगर जल्दी, किसी कुलदीप बच्चे जी, को, समय कुछ कम है। टीचर को कुछ होता है तो क्या गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी? प्रदीप जी, कितने प्रदीप जी, टीचर्स का पहली बात तो ये वैक्सीनेशन कि हुआ है? क्या जो इनके भी- पास ये डेटा जब है? बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, इसराइल के अंदर क्या हुआ था? सभी स्कूलों बच्चों को के बंद कोविड करना प्रोटोकॉल पड़ा दिया था। जाएगा। पेरेंट्स से बच्चे भी अपील की गई है वैक्सीनेटेड कि नहीं उनको है, बताएं। पूरे के पूरे स्पोर्ट्स स्टार वैक्सीनेटेड नहीं है। बोलिए, बिल्कुल। बोलिए। नहीं, केंद्र सरकार से कह दीजिए कि वैक्सीन शुरू करा दे बच्चों की, हम तो उनको वैक्सीनेट करा देंगे। आप केंद्र सरकार से कहिए ना वैक्सीनेट शुरू करा दे बच्चों के लिए भी, हम उनको वैक्सीनेट करा देंगे। हम आपने तो टीचर्स का तैयार हैं, वैक्सीनेशन हमारे कराया है? स्कूल हर आप स्थिति को टीचर्स का संभालने के लिए बताइए तैयार हैं। कि जब टीचर्स वैक्सीनेशन का- करने की बात आई, हाँ बिल्कुल वैक्सीनेटेड हैं? बिल्कुल कराया गया है। टीचर्स और स्टाफ कितने हैं आपके बिल्कुल पास? कराया गया है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के 100% पास ये डेटा है? वैक्सीनेशन तो दिल्ली बाकी जगह गवर्नमेंट पर और भी अभी एजुकेशन बच्चों की मिनिस्टर से नहीं मैं हुई है। पूछना चाहती हूँ। बाकी राज्यों में भी करा आ रहे रहे हैं, हैं, और पर ऐसा ऐसा अगर आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा जो प्रदीप जी सेफ्टी को। मेजर्स बाकी राज्यों के पास है वो मैं आपके आपसे- पास नहीं है। मुझे लगता है कि जो 90% से कोविड 90% से ऊपर का डेटा होगा टीचर को वैक्सीनेट करने का। उसके बावजूद आप लोग फेल हुए हैं। 90% से ऊपर का डेटा होगा टीचर वैक्सीनेशन का। ये 90% बात से ऊपर सुनिए, टीचर वैक्सीनेट हो चुके हैं। वैक्सीनेटेड और कहेंगे टीचर्स डेटा और भी मैं सपोर्ट भेजूंगा। स्टाफ कुलदीप जी, 95% आप से बात को ऊपर कितना नहीं भी है। करा डॉक्टर देखिए, दूसरी बात नरेंद्र ये, सैनी प्रदीप जी प्रदीप जी दूसरी बात ये, मेरी बात जिस कुलदीप जी ऑनलाइन समय क्लासेस की की हम कमी बात कर रहे है। हैं, निकट जी और आप कुलदीप जी, आपने 80% डिबेट में अपनी दलीलें रखी। मुझे डॉक्टर साहब को भी लाने दीजिए वरना वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं। सपोर्ट स्टाफ पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं है, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, पर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। हमने देखा कि गुजरात और अलग अलग स्टेट्स में जब खोला गया तो रेट जो है पॉजिटिविटी का वो नहीं बढ़ा। तो दिल्ली खोल रहा है, अगर आंध्र प्रदेश खोल रहा है, तेलंगाना खोल रहा है, तो दिक्कत क्या है? आप कैसे देखते हैं डॉक्टर? देखिए, मैं एविडेंस बेस्ड की बात करूंगा। आई विल नॉट टॉक पॉलिटिकल। जी, एविडेंस बेस्ड किस बेसिस पे होता है कि एक तो मेरे पास एविडेंस बेस्ड जो हमने कोविड में सीखा वो है, 1 इज पॉजिटिविटी रेट। सेकंड, हमने देखा कि बच्चों में जो सिविरिटी कम है और बच्चों में कम होता है और बच्चों में सिविरिटी भी कम है। दीज आर 2 रीजंस फॉर विच मैं चाहूंगा कि स्कूल, क्योंकि मेरे को बच्चों की ये भी देखना है कि नॉट ओनली एजुकेशन बट उनकी सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, ये सब चीजों के लिए उनका एक फिजिकल प्रेजेंस में भी होना जरूरी है। अब उस फिजिकल प्रेजेंस के लिए कितने दिन तक हम इसको करते रहेंगे, ये भी हमने तीसरे एक और चीज मैंने देखी जो हमने जानी कि जो इस समय कोविड की हम बात कर रहे हैं वो है डेल्टा वायरस। फॉर्चुनेटली अब मैं कहूंगा, उस समय हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था, लेकिन फॉर्चुनेटली डेल्टा वायरस दिल्ली में ऑलरेडी हो चुका उसका सेकेंड वेव में, ये हमने देख लिया। और सीरो सर्विलेंस का जो डेटा आया है उसमें ये भी हमने देखा कि चाहे वो कि कितने हुए, लेकिन ये है 65% हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन ऑलरेडी
कोई ना कोई या तो वैक्सीनेटेड है या उनको इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी आपके ऑडियो में, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी आपके ऑडियो में इश्यू आ रहा है, आप कह रहे हैं जी, बोलिए। मुझे खत्म करने दीजिए बात। डेल्टा वायरस तभी आएगा यदि नेक्स्ट वेव तभी आएगी यदि उसमें कुछ बदलाव आएगा, वो कोई भी नहीं जानता। इसलिए आज के हालात देखते हुए मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए अच्छा रहेगा कि स्कूल खुले जाए। हाँ, नो डाउट माँ बाप की स्वीकृति बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जिसमें मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहूंगा, टीचर शुड बी, जो भी टीचर आएंगे उस फिजिकल प्रेजेंस में वो 100% डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए। 100% टीचर्स वैक्सीनेटेड हो, इसकी बात सब कर रहे हैं। और अभी कई राज्य जो है इसकी डेडलाइन जो है मिस कर रही है। तो पोल हमने इस पे किया था, मेरे पास समय इतना ही था। पोल जो हमने किया था इसमें डिवाइडेड ओपिनियन है, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो सरकारों पर कम है। अगर आप देखेंगे 53% लोग कह रहे हैं नहीं खोलना चाहिए, 47 कह रहे हैं खोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कोविड प्रोटोकॉल से खोलिए, बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। वो कब तक घर पे बैठकर मोबाइल और कंप्यूटर पे अपनी शिक्षा करते रहेगा? ये बन गया है कूपे नेशनल ट्रेंड। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बाद मैं जलियांवाला बाग के शहीदों की लड़ाई लड़ूंगा। दोस्तों, जलियांवाला बाग के अगर नवीनीकरण से ज्यादा लोग अंग्रेजों की बर्बरता के बारे में जानेंगे और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के बारे में जानेंगे, तो भैया राहुल गांधी आपको दिक्कत क्या है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये डिस्टॉर्टेड हिस्टोरियंस को दिक्कत क्या है? आज का मुकदमा यही है। मैं पक्ष में हूं नवीनीकरण के, क्योंकि कोई भी चीज का अगर नवीनीकरण नहीं होता है तो समय के साथ उसके अंदर मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है, उसमें लोग नहीं आते और फिर वो ढांचा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, उसको लोग नहीं जानते। मेरे साथ इस मुकदमे में प्रोफेसर रतन शारदा जी जुड़ रहे हैं, ऑथर हैं, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए रतन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर सलिल मिश्रा, प्रोफेसर हिस्ट्री हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के। प्रोफेसर रतन शारदा जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। 30 सेकंड का समय दूंगा आपको अपनी शुरुआती दलील रखने के लिए। रतन जी, लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इस बात पे विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नवीनीकरण में आपने जो मूल भाव है उसको खो दिया है, सौंदर्यीकरण में मूल भाव को खो दिया है। जो पाथवे था उस पाथवे को आपने ऐसा चेंज कर दिया, आपने मतलब सरकार ने ऐसा चेंज कर दिया कि जलियांवाला बाग की यादें चले जाएंगी। आप क्या रखना चाहते हैं अपनी दलील में रतन जी? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर ये 50 साल से जलियांवाला बाग के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ था। मैं बचपन में वहां जा चुका हूँ और उसका हालत बहुत खराब थी। मैं 3-4 साल पहले गया था, उस समय भी हालत बदतर थी और कुछ उसकी व्यवस्था नहीं थी। और उसको अगर आप कहते हैं मूल अवस्था थी, तो इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि जहाँ पर सैकड़ों जाने गई, जिसका बदला लेने के लिए कई हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए, उसके बारे में ये जो ट्रस्ट था जिसको कांग्रेस कंट्रोल कर रही थी लगातार, उसके बारे में उन्होंने क्या किया। 1960 में मीटिंग हुई जिसके अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, जबकि उस समय 1970 में ये होना चाहिए था। जगजीवन राम जी उस समय प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी जी ने हाथ में लिया। उसके 1998 में सोनिया जी ने हाथ में ले लिया। और इस प्रकार से जो एक राष्ट्रीय स्मारक था उसको कांग्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के इन्होंने रखा। अगर नूतनीकरण में आपको लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो सकता था तो आप सुझाव दे सकते थे। आपने इतने साल क्या किया उसके बारे में, और कुछ गलती हो सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि हम इतने पुराने 100 साल होने वाले जिस स्मारक को, हमारे यहाँ आपको पता है नेशनल डिफेंस का स्मारक बनने में सालों साल निकल गए। आपको पता है किसी भी प्रकार की याददाश्त, किसी प्रकार के स्मारक किसी को शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे देश में बन नहीं पाए, सेना के लिए बन नहीं पाए जब तक मोदी जी नहीं आए। अगर आज ये कार्यक्रम मोदी जी ने किया है और लोगों को उसकी वहां जाके वहां पर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे, क्या पहले लाइट एंड साउंड शो किसी म्यूजियम में नहीं होते? क्या वो बड़े बड़े किलों में नहीं होते? अगर होते हैं तो लोगों को याददाश्त दिलाने के लिए उस समय की क्रूरता का, उस समय के अंग्रेजों की बर्बरता का, तो उससे ज्यादा इससे क्या हम कर सकते हैं? केवल हर बात में गलती निकालना, हर बात का विरोध करना। आपको पता है गली 1919 में थी, 1960 रतन जी 1970 में रही। जिस गली की बात कर रहे हैं
वो गली का मूल स्वरूप तो 1919 के बाद 1950 में बदल चुका था, 1960 में बिल्कुल बदल चुका था। रतन इस जी, प्रकार के झूठे दावे करके एक हमारे लिए पूजनीय स्थान को इस प्रकार से गहरी पॉलिटिक्स में लेकर जाना बहुत निंदनीय है। और रतन जी, इसमें इरफान हबीब जो है, जो इतिहासकार हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि स्मारकों का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जहां वो आधुनिक संरचनाओं के रूप में समाप्त हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे करने से जो स्मारक है वो समाप्त हो जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे कह रहे हैं, पर ये पहला एलिगेशन ये है जो लोग कह रहे हैं कि डिस्निफिकेशन हो रहा है, पोगोफिकेशन हो रहा है। रतन जी देखिए, लेफ्टिस्ट लोगों के इतिहासकारों की कहानियां हम जान चुके हैं। राम जन्मभूमि में जिस तरह के उन्होंने दावे किए थे, जिस तरह के दावे उन्होंने मुगलों के लिए किए, यही इरफान अभी एक बार कहते हैं कि मुगल तो बड़े दयावान थे। उनकी अपनी किताब में कहते हैं कि मुगलों ने बहुत लूटा, बहुत पैसे खजाने लूटे लोगों से। एक ही इरफान में दो बात करते हैं। और आज अगर ये कहते हैं कि इनका मतलब है ये कम्युनिस्ट लोगों को गरीबी बड़ी अच्छी लगती है, इनको लगता है कि हमारे ऐसा के स्मारक ऐसे ही सड़े रहे, गंदी परिस्थिति में रहे, टूटते रहे, बर्बाद होते रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा न की जाए और उनको इस तरह खराब होने दिया जाए। इन्होंने इतिहास की सारी यादों को मिटाने का प्रयत्न किया, इन्होंने सारे इतिहास की यादों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न किया। सलील मिश्रा जी जुड़ गए, प्रोफेसर। लोगों को देखिए, आजादी केवल कांग्रेस की बपौती नहीं थी, आजादी के अंदर क्रांतिकारी थे, आजादी के अंदर सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद हिंद फौज थी। बिल्कुल मैं सहमत हूं रतन जी की आजादी किसी की एक की बेपौती नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रोफेसर सलील मिश्रा जी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो रतन जी भी अभी तक दलील रख रहे थे कि अगर आपने किसी चीज का नवीनीकरण किया है तो उससे ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। किसी भी अगर इमारत को या किसी भी स्मारक को या किसी भी जगह को अगर आप नवीनीकरण नहीं करेंगे तो वो इतिहास के पन्नों में चले जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। आपको दिक्कत क्या, इससे कोई भी एक चीज वहां से हटी नहीं, आप नहीं चाहते ज्यादा लोग वहां पे आए? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग का जो नवीनीकरण हो रहा है म्यूजियम का, वो जो उस स्थान की एक मूलभूत स्पिरिट है, जो इतिहास है, जो पंजाब की विरासत है, जो हमारी राष्ट्रवाद की विरासत है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। उसके अपने इतिहास को जैसा है वैसा ही रख के किया जाना चाहिए। नहीं रखा गया जी, क्या नहीं रखा गया, मतलब आप स्पेसिफिक्स पे आइए, क्या नहीं रखा गया आपके हिसाब से? क्योंकि नहीं, वो मुझे नहीं पता। अगर आप स्पेसिफिक कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दे सकता हूं। मेरे हिसाब से मैं तो सिर्फ जनरल एक मूलभूत एक स्पिरिट की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इस स्पिरिट पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो भी कुछ उसकी अपनी बुनियादी बातें हैं, जो भी उसके पीछे स्पिरिट है, जो हमारा राष्ट्रवाद का इतिहास है, पंजाब की जो सिंक्रेटिक परंपराएं हैं जो पता लगती हैं, उस सब को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। मैं क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। रतन शारदा जी, सलील मिश्रा जी कह रहे हैं कि मूल जो एसेंस है उसका ख्याल रखना चाहिए। रतन शारदा जी, एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जी, ये आते थे प्रताप प्रेस, इनकी प्रेस थी प्रताप प्रेस, और ये कांग्रेस से थे। इनकी किसी भी प्रेस को हम लोग ने आगे नवीनीकरण नहीं किया। आज ये पूरा का पूरा चीज इतिहास के पन्नों में, कोई इसके बारे में नहीं जानता। तो जब तक किसी स्मारक को, किसी यादों को हम लोग प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन उसको भूल जाएगी। तो अब इसमें जो प्रोफेसर सलील मिश्रा बात कर रहे हैं, मूल एसेंस, मैं अभी तक स्पेसिफिक्स में नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया उस स्मारक के, उसके नवीनीकरण में, कि मूल एसेंस जलियांवाला बाग का हट गया, पंजाब की संस्कृति का हट गया। रतन शारदा जी, आप भी ऑथर हैं, आप जरा बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता। उदाहरण देता हूं, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं ताकि पता चले कि ये लोगों ने 70 साल में कौन से स्मारक प्रिजर्व किए, कौन से स्मारक अच्छे किए, किस परिस्थिति में अच्छे, किसकी जानकारी छोटा सा देता हूं। प्रतापगढ़ आप जानते हैं, ठीक है, उसके नीचे अफजल खान को नीचे उतर के शिवाजी ने उसकी हत्या की थी अपने राज्य को बचाने के लिए। अगर आप वहां पर जाएंगे, प्रतापगढ़ की हालत बिल्कुल जर्जर, बहुत खराब, हॉरिबल है। यानी आपको शर्म आएगी उसकी हालत देखते हुए। जो कि गौरव का स्थान था, उसके नीचे जहां अफजल खान को वध किया गया था, उस अफजल खान के वध के स्थान पर बड़ी सुंदर मजार बनी है, मॉडर्न मजार बनी है, वहां रेगुलर वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, वहां हजारों लोग जाते हैं। अब अगर वहां पर जाएंगे तो आपको इतिहास क्या देखेंगे? आप इतिहास देखेंगे कि अफजल खान बड़ा शहीद था और शिवाजी महाराज तो कुछ थे ही नहीं। ये इतिहास प्रिजर्व करने का आपका तरीका है क्या? मैं जानना चाहूंगा।
जलियांवाला बाग को आप अपने तरीके से प्रिजर्व कर सकते थे, आपने क्या प्रिजर्वेशन किया? मैं आपको तो मैं अपनी पर्सनल आपकी वहां के विजिट की बात कर चुका हूँ, प्रतापगढ़ की मैं अपनी पर्सनल विजिट की बात कर चुका हूँ। और आज महाराष्ट्र में यह हालत है कि अफजल खान को कत्ल करते हुए या वध करते हुए शिवाजी की बैनर भी लगाना अलाउड नहीं है। प्रोफेसर सलिल मिश्रा, रतन शारदा जी भी बहुत बड़े ऑथर है, कॉलमनिस्ट हैं, और वो अपनी पर्सनल अपनी रिसर्च से बोल रहे हैं। रतन जी, मैंने आपको समय दिया। रतन जी, प्रोफेसर सलिल, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। रतन जी, प्रोफेसर सलिल मिश्रा जी, आपको रतन मैं कह रहा हूं मूल एसेंस। अब प्रोफेसर सलिल मिश्रा जी, ये जो कमिटी है, इस कमिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कल्चर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा है, गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनसे शायद ही बहुत कम लोग ज्यादा जानते होंगे पंजाब की संस्कृति के बारे में, ही इज बीन अ फौजी हिमसेल्फ, उन्होंने उनका स्वागत किया है। तो क्या मेन क्या हट गया वहां से? मेन क्या ऐसी चीज हो गई जो लोगों को कोई इतिहासकारों को लग रहा है कि एसेंस हट गया? कैसे ये इंसल्ट हो गई माटर की? आप मुझे समझाइए, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, और नहीं इसके बारे में इतनी मुझे कोई जानकारी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से, एक इतिहासकार के हिसाब से, हमें अपने अतीत के जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसके बारे में हम आज की पीढ़ी को और आज के बाद की पीढ़ी को दर्शाना चाहते हैं, उनको वहां लाना चाहते हैं, तो किस तरह से करना चाहिए, इस पर मेरे कुछ जनरल विचार हैं। मैं चूंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे डिटेल्स भी नहीं पता मेरा है, एक लाइन जी, मेरा आप क्या इसके पक्ष में है रेनोवेशन के कि नहीं? आप इसके नवीनीकरण के पक्ष में है कि नहीं? हाँ या ना? जो हुआ उसके पक्ष में है कि नहीं थे आप अभी? नहीं, रेनोवेशन तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि रेनोवेशन में कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। रतन जी, मेरे पास 10 सेकंड का समय। रतन जी, सीएजी की 2013 में रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया था कि 80 से ज्यादा जो हमारे स्मारक हैं वो क्योंकि उनका नवीनीकरण नहीं हुआ, उनको ढंग से रखा नहीं गया, वो गुम हो गए, गुमशुदा हो गए। रतन जी, मेरे हिसाब से हर स्मारक का नवीनीकरण होना चाहिए जिससे आने वाली जनरेशन जाने, पर उसके एसेंस को नहीं खोना चाहिए। इसमें एसेंस नहीं खोआ गया। रतन जी, 10 सेकंड से। देखिए, पंजाब का मैं रहने वाला हूँ, पंजाब के इतिहास को मैं जानता हूँ। पंजाब के अंदर जितने भी ऐतिहासिक स्थल थे जो सिख इतिहास से जुड़े, उसके किसी के बारे में इस सरकार ने कुछ किया पिछले 70 साल में? इस सरकार ने, मुझे याद नहीं आता। यहाँ तक कि सरिंद के बारे में भी आपको बता दूं मैं, जहां तक ये विरोध का बात है, विरोध केवल इसलिए कि नेहरू खानदान की परमानेंट गैर कानूनी तरीके से बिठाई हुई सीट उनसे छीन ली गई। और ये, जैसे मैंने कहा कि स्मारक की बात है, राष्ट्र की बात है, किसी परिवार की बात नहीं है। जो परिवार उसकी देखभाल नहीं कर सका उसकी तो बिल्कुल नहीं है। जब आपने बाबू जगजीवन राम का हक छीनकर इंदिरा जी ने कब्जा किया, तो समझ सकते हैं कि क्या है। रतन जी, आप पंजाब से हैं और आपने अपनी दलील रखी, और प्रोफेसर सलिल आपने भी दलील रखी। आप दोनों मेरे साथ जुड़े देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला 8 बजे के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता क्या सोच रही है इस पे आपके टेलीविजन स्क्रीन पे? दोस्तों, 63% लोग ये कह रहे हैं कि इसमें शहीदों का अपमान नहीं हुआ है। मतलब देश की जनता जो है वो नवीनीकरण के पक्ष में है, कूप है हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मेरी तो सिंपल राय है, अरे नवीनीकरण नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेगी, कैसे ज्यादा लोग आएंगे? ये सिंपल है, कॉमन सेंस। मेरे साथ जुड़े दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।